साहब प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आदित्य झा, स्वागत कर रहा हूं आपका। आइए ले चलता हूं आपको खबरों की दुनिया में। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जैसे हमने आपको बताया था, पहले चरण के लिए मंगलवार को शामली, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, सहारनपुर, बिजनौर में नामांकन भरे गए हैं। अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल में भी मंगलवार को नामांकन भरे गए हैं। इधर जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में भी मंगलवार को नामांकन हुआ है। तो प्रतापगढ़ की बात करें, उन्नाव की बात करें, हरदोई की, लखनऊ, रायबरेली में नामांकन भरे गए हैं। सीतापुर की अगर बात करें, लखीमपुर खीरी की अगर बात करें, गोंडा की बात करें, बहराइच की बात करें, बलरामपुर में भी नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। श्रीवास्तवी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजागंज, कुशीनगर में भी नामांकन किए गए हैं। इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर में भी मंगलवार को नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देवरिया जिला के 15 नगर पंचायत और 2 नगर पालिका परिषद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जनपद देवरिया में कुल 17 नगर निकाय हैं, जिसमें से 2 नगर पालिकाएं हैं और 15 नगर पंचायतें हैं। इन सभी जगहों के लिए हम लोगों ने निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्तियां कर दी गई हैं और माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में आज 11 तारीख को प्रातः 11 बजे से अधिसूचना निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा जारी कर दी गई है और नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सभी जगहों पर जहां पर नामांकन स्थल चिन्हित किए गए हैं, वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं करा दी गई हैं, जिससे जो नामांकन के लिए लोग आए उनको कोई किसी तरीके की असुविधा ना हो। हम लोगों ने अपने स्तर से पुलिस फोर्स की और अन्य कर्मचारियों की भी तैनाती कर दी गई है और हमारी पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे ही माननीय आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई, तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई और उसी के क्रम में जो आयोग के निर्देश हैं, उन निर्देशों का हम लोगों के द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराया गया। सभी जगहों पर बैनर, होर्डिंग, पोस्टर ये सब लगे हुए थे, उनको हटवाया गया और माननीय आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया कि 14 तारीख तक सभी हटा लिए जाएं। उसके पहले ही हम लोग पूरी तरीके से हटा लेंगे और साथ ही साथ अन्य जो निर्देश दिए गए हैं माननीय आयोग के द्वारा, उनका भी हम लोग अक्षरशः 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। और यूपी के निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथ ही साथ पहले चरण का नामांकन भी मंगलवार को शुरू हो गया। यूपी में कुल 75 जिले हैं। राज्य चुनाव के मुताबिक 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ स्थित लालबाग नगर निगम कार्यालय से क्या कुछ हो रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहारा संवाददाता संजीव सिंह। आइए देखते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है और यह नामांकन प्रक्रिया 17 अप्रैल तक चलेगी। और इस समय हम लखनऊ नगर निगम के सामने हैं और आप देख सकते हैं कि जो नामांकन है वो शुरू हो चुका है। जो प्रत्याशी हैं वो धीरे धीरे जो है अपना नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। इसी नगर निगम में जो है लखनऊ के जो मेयर प्रत्याशी होंगे वो यहाँ पर अपना नामांकन कराएंगे। इसके अलावा अगर पार्षदों की बात की जाए तो इसके लिए लखनऊ में कई जोन बनाए गए हैं, जिनमें कि महानगर, गोमती नगर, राजाईपुरम, बंगला बाजार जोन बनाया गया है, जहां पर कि जो पार्षद हैं वो अपना नामांकन करा सकते हैं। और आज जो है 9 जिले के 37 मंडलों में जो है ये नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। और इसके अलावा अगर चेयरमैन की बात की जाए तो उनका जो नामांकन है वो तहसील में होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि कोई भी जो प्रत्याशी हैं वो जो है जुलूस की शक्ल में नहीं आ सकते हैं और यही नहीं, जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ अपने 4 समर्थकों के साथ जो है अंदर जाएंगे और अपना नामांकन कराएंगे। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम के सामने जो है बैरिकेडिंग भी लगा दिया गया है। जो गाड़ियां हैं उनको बाहर ही जो है रोक दी गई है, यानी कि करीब 200 मीटर की दूरी पर जो है गाड़ियों को रोक दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इसके अलावा अगर पुलिस फोर्स की बात की जाए तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है व्यापक पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि जो नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है उसको निष्पक्ष कराना है सरकार की मंशा है और इसी को लेकर जो है पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ संजीव सिंह। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जी हां, सकुशल निकाय चुनाव कराने के लिए मस्तूदी बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने एसएसपी सिटी, सहायक पुलिस अधीक्षक और सीओ सिकंदराबाद के साथ शहर में पैदल गश्त की है।
पैदल मार्च में गुलावटी थाना पुलिस के साथ भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। संवेदनशील क्षेत्रों में बूथों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी इस बार रखी जा रही है। गुलाबी नगर में पुलिस बल ने पैदल मार्च किया है और साथ ही हिस्ट्री शीटर और गोकशों के घरों में दाबिश देकर हिदायत भी दे चुकी है। और खबर है वाराणसी से, जहां ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में जिला कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। जिला जज के, अगर हम बात करें जिला जज के जो अवकाश हैं, पर वो वहां पे नहीं मौजूद थे। अवकाश पर होने के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामलों में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई एक साथ एक कोर्ट में किए जाने की मांग है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की 4 महिला वादियों की तरफ से जिला जज की अदालत में आवेदन दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ज्ञानवापी से जुड़े 7 मामले कई अदालतों में चल रहे हैं, एक एक करके। सभी मामले एक जैसे हैं। हर मामले में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की मांग ही की गई है और कुछ नहीं। इसीलिए सभी मामलों की जो सुनवाई है वो एक साथ की जाए और एक ही कोर्ट में की जाए। वहीं बात करें, रुख करें उमेश पाल हत्याकांड के बाद, तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद पर कानून का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। अब उसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। पुलिस अतीक को लेकर यूपी के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं अतीक अहमद को लाने के लिए जो पुलिस टीम गुजरात भेजी गई है, उसमें एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर के साथ 30 कांस्टेबल हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अतीक को लाए जाने का पूरा पैटर्न पहले ही की तरह होगा। उसे इस बार भी सड़क के रास्ते ही लाया जाएगा। जिस रास्ते से पिछली बार लाया गया था वो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अतीक को लाए जाने के जो प्रिजन वैन भेजी गई थी वही रहेगा। उसमें हो क्या रहा है कि बायोमेट्रिक लॉक लगा दिया जाएगा। ये एक नई चीज देखने को मिल रही है, यानी इसे मैनुअल तरीके से नहीं खोला जा सकेगा। अतीक को लाई रही पुलिस वालों ने अपनी बॉडी पर कैमरा लगा रखा है ताकि अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने का हर एक वाक्य जो है वो रिकॉर्ड कर सकें। वहीं साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो, लेकिन फिर प्रयागराज ले जाया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसकी अवहेलना है। वहीं दूसरी ओर सीजीएम कोर्ट में अतीक की बहन आयशा नूरी कोर्ट में सरेंडर की अर्जी भी दे चुकी हैं। अतीक की भांजी उंजिया ने कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे, इसी क्रम में कोर्ट ने धूमनगंज थाने से मामले से आखिया रिपोर्ट मांगी है। 13 अप्रैल को सीजीएम कोर्ट सरेंडर अर्जी पर सुनवाई करेगा। मारना लेके जा रहे हैं। उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद के बेटों की अगर बात करें तो दोनों नाबालिग बेटों को राजरूपपुर के बाल गृह में रखा गया है। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्यता अनीता अग्रवाल और जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज मिश्रा ने दी है। आपने यही पूछा, हर आदमी ने पूछा कि क्या वो खुल्लाबाद में बाल सुधार गृह में है? बाल संरक्षण गृह, बस। तो वो बच्चे बाल संरक्षण गृह में नहीं है, वो बच्चे बाल गृह में, न कि बाल संरक्षण गृह में। बस ये हम पहले दिन से लेके आज तक बताएं। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास। और अतीक अहमद और उसके बेटे की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें, एक के बाद एक मुकदमे पीड़ितों द्वारा अतीक अहमद और उसके परिवार पर दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर से साबिर हुसैन ने धूमनगंज थाना में माफिया अतीक अहमद, उसके बेटे अली समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला 2019 का है, जब अली असद कालिया अपने साथियों के साथ बेली गांव में रहने वाले साबिर हुसैन के घर पहुंचकर उसकी पिटाई करते हुए 1 करोड़ की रंगदारी मांगता है। साबिर हुसैन ने बताया है कि वह कई सालों से डर कर रह रहा था, लेकिन अब जब अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है तो उसे भी हिम्मत मिल चुकी है, जिसके बाद उसने मामला दर्ज करा लिया है।
अतीक अहमद के इशारे पे सारा काम हो रहा था और मुझसे जब 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, मैंने मना किया। उसके बाद से मेरी जान के पीछे ये लोग पड़ गए, मुझे मेरी हत्या करना चाह रहे थे। और अतीक अहमद जिस मुकदमे में हम उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे, अतीक अहमद उसी मुकदमे की वजह से इसको आसाद कालिया को, इसके भाई फैजान को, सैफ को, एक जाबिर नाम का लड़का था वो कुंडा प्रतापगढ़ का है, वो कुछ मरियाडीर के 1-2 लोग थे, ऐसे ही सारे लोग जो है मेरे पीछे पड़े हुए थे, मेरी हत्या करना चाह रहे थे कि किसी तरह से जो है हम पैरवी करना बंद करते हैं। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी और प्रशासन के अंदर तेजी मुझे लग रही है कि बहुत तेजी से काम कर रहा है प्रशासन। और आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। है वही मानवतावादी है। आपको लगता है कि पूर्वांचल में जो बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर यूपी का एक ब्रांड बना है। यकीन कीजिए मुमकिन है सब कुछ, सिर्फ संवाद। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्रयागराज के हंडिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चारों के कब्जे से 1 गाड़ी, डीजल के 3 गैलन, 1 कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं डीसीपी प्रोटोकॉल रविशंकर ने मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि ये लोग हाईवे पर खड़े ट्रकों को निशाना बनाते हैं, जिसके बाद चोरी के डीजल को बेचकर पैसा कमाते हैं। फिलहाल चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बेसिकली ये डीजल चोर का एक गैंग है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन या उसके आसपास के जिलों से ही ये लोग चले हैं अपनी गाड़ियों को। तो ये दूसरे राज्यों में भी करते थे ये? अभी तक की जांच में उन्होंने ये बताया कि इसके अलावा ये लोग रास्ते में जो भी इनको इसलिए टारगेट अवेलेबल हो जाता था, जहाँ पे भी जिस रास्ते में इनको ये गाड़ियाँ खड़ी मिल जाती थी और इनको लगता था गाड़ी में आप बिल्कुल सेफ हो गया, ड्राइवर हमारा उतर नहीं सकता, कंडक्टर सो रहा है, तो ऐसी गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। और फिरोजाबाद की रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, आपको बता दें कि सोमवार शाम साहिड नगर अब्बू हैरेन कॉलेज के पास छापेमारी कर अवैध हथियार बनाने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 3 तमंचे, 3 कारतूस, 8 नाल, ड्रिल मशीन सहित और कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी संतोष नगर के रहने वाले राहुल को गिरफ्तार किया है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री के विरुद्ध जनपद में अभियान चलाया जा रहा था। उसी क्रम में थाना रामगढ़ पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है। उन्होंने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद की है और उसके साथ में एक अभियुक्त राहुल, जो कि पहले भी क्या कहते हैं अवैध शस्त्र निर्माण में जेल जा चुका है, उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी रहा है, उसको गिरफ्तार किया है। उसके पास से 2 तमंचे 315 बोर का, 12 बोर की 1 पौनिया, 3 अधबने तमंचे तथा भारी मात्रा में उपकरण एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। और ये आदमी 4 से 5 हज़ार रुपये में इसे तमंचे को असामाजिक तत्वों को बेचता था। निश्चित रूप से इसकी गिरफ्तारी के बाद से इस तरीके के कार्यों पे विराम लगेगा और थाना रामगढ़ की पुलिस को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा।
और आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थनगर जिले के खेसाना थाना क्षेत्र से मारपीट की खबर सामने आई है, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दबंग मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल युवक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दी है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी। जैसे चाचा हमारे अकेले इसमें भूसा बनता है, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो अकेले अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। ये लोग गुटबंद होके बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से चारों तरफ से घेर के अपना जो इन पे वार करती हैं, धारदार हथियार, भाला, फरसा, लाठी, डंडा, जो भी था, मतलब योजनाबद्ध तरीके से इन पे वार किए हैं। बिल्कुल ये निर्मल पासवान के घर के थे, मिलन पासवान, उनके लड़के ब्रजेश पासवान, अवधेश पासवान, शैलेंद्र पासवान, वार में भी 2-4 लोग थे। नहीं, वो लोग बिल्कुल पहले 2-3 बार मार चुके हैं, घर में घुस के भी मारे हैं, और लोग बिल्कुल मनबा टाइप के हैं, क्योंकि अपने हुकूमत टाइप को पहले प्रधान भी रह चुके हैं। वो लोग बिल्कुल दबंगई करते हैं। थाना केसराहा पर सूचना दी गई कि आज प्रातः जब उनका भतीजा दुर्गेश यादव नित्य क्रिया के लिए जा रहा था, तो गांव के ही 4 व्यक्तियों द्वारा उनके भतीजे के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उक्त सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 76/23 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। मुलजिमों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। मुलजिम अपने घरों से फरार हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। शीघ्र ही अभियुक्त गण की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। और वहीं बाराबंकी जिले के सुबेहा क्षेत्र के दूबे का पूर्वा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बिजली के तारों से निकली चिंगारी ने खेत में तैयार 15 बीघा गेहूं के फसल को जो है वो जला दिया। फसल में आग लगते जैसे ही गांव के लोगों ने देखा, आनन फानन में खेत के ओर दौड़ पड़े और आग बुझाने की कवायद को शुरू कर दिया। हालांकि जब तक आग को बुझाते तब तक करीब 15 बीघा गेहूं की फसल जो है वो जलकर राख हो गई थी। वहीं फसल जलने के बाद किसान मायूस हैं और बेबस नजर आ रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें मुआवजा दे जिससे वे अपना जीवन जी सकें। वहीं आगरा के अचनेरा क्षेत्र के अरदाया गांव में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जी हां, खेत में रखा गेहूं की फसल में आग लगने से करीब 30 बीघा गेहूं की जो फसल है वो जलकर राख हो चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंच चुका है। वहीं आग लगने के बाद गांव के लोग खेतों में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। हालांकि लोगों ने आग पर काबू तो नहीं पाया है अभी तक, और फिर फायर ब्रिगेड की सूचना उन्हें दी है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाई हैं, लेकिन जब तक फसल में लगी आग बुझती तब तक करीब 30 बीघा गेहूं की फसल जल चुकी थी। अब किसानों का कहना है कि सरकार नुकसान का आकलन करवाए और मुआवजा दे, जिससे किसानों की जीवन जो है वो फिर से चल सके। और फसल में आग लगने की खबर देवरिया जिले से भी आ रही है। आग ही आग है हर जगह। जहां गेहूं की फसल, हर जगह आप देखेंगे गेहूं की फसल में आग लग रही है। भीषण आग लग चुकी है। हवा के चलते आग तेजी से फैल गई। लगभग 5 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। कई गांव के लोगों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। यह पूरा मामला थाना महुआड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर दुल्हा गांव का है, जहां अनिरुद्ध नाम के जो किसान हैं उनके खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई। उनका गेहूं कट गया था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन हुआ ये कि अग्निशमन की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची और हर तरफ आग ही आग थी। और आपको बताना चाहेंगे मथुरा से अगली खबर। मथुरा जिले में खनन माफियों के जो हौसले हैं वो इन दिनों इतने बुलंद हो चुके हैं कि खनन अधिकारी भी उससे छूट नहीं पाए हैं। ताजा मामला जो है एक सामने आया है, जहां खनन अधिकारी जितेंद्र सिंह राजस्थान बॉर्डर, हम बात करें जितेंद्र सिंह राजस्थान बॉर्डर इलाके पर स्थिति का जायजा लेने जा रहे थे कि तभी अचानक खनन माफियों ने हमला बोल दिया। गाड़ी पर पथराव के साथ साथ लाठी डंडों से भी होमगार्ड की पिटाई कर दी। और इस हमला को जो मामला है वो थाना में दर्ज करा लिया गया है और जांच की जा रही है।
और देहरादून में गुरु राम राय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं वहां पे मौजूद थे और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, दीक्षांत समारोह का शुभारंभ अकादमिक शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा का नेतृत्व कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार खंडूड़ी ने किया। 53886 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई है और 218 यानी 218 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है। और इसी क्रम में हम आपको बता दें, अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार से सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसका शुभारंभ सीएम धामी की मौजूदगी में देहरादून के बनियावाला आवासीय विद्यालय में किया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मंगलवार को सभी विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि अलग अलग विद्यालयों के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शरीक होंगे, शिरकत करेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बच्चे इन सरकारी विद्यालयों में प्रवेश करें। इस मौके पर सीएम धामी ने प्राथमिक शिक्षकों के बैंक खातों में 10-10 हजार की धनराशि दी है ताकि टैबलेट का वितरण हो सके और उन्हें मुहैया कराया जा सके। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि आज जब हम तकनीकी तौर पर मजबूत हो रहे हैं तो हमारे प्राथमिक विद्यालय को भी तकनीकी रूप से अपग्रेड रहना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए सभी को टैबलेट रखना आवश्यक है। और जैसा हमने आपको बताया कि टैबलेट का वितरण हुआ है, टैबलेट को दिया गया है, क्योंकि देखिए प्राथमिक, उनका कहना है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब अपग्रेड करने का समय है। अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और बेस से अपग्रेड करेंगे, प्राथमिक से हम अपग्रेड करेंगे ताकि अच्छे पल्लवन पुष्पन जो हो वो ज्यादा अच्छा हो। और इसी के लिए टैबलेट्स, जो डिजिटल माध्यम है, सोशल मीडिया का जो माध्यम है, वो और अच्छे से संचालित हो सके। और आपको बता दें, इसी क्रम में एक और पूरे देश में कोरोना की बात अगर करें तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना मामलों में भी बढ़ोतरी नजर आ रही है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने दून अस्पताल में की मेडिकल ड्रिल और तमाम व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया है। कोरोना वार्ड में व्यवस्था का जायजा लेने के साथ साथ कोरोना वार्ड ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया है। आपको बताना चाहेंगे, इस दौरान अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित सभी डॉक्टर्स भी वहां मौजूद थे। और ऋषिकेश नगर निगम की मंगलवार को बैठक हुई है। बैठक के दौरान दो पार्षदों के बीच बहस शुरू हो गई और आपको बता दें कि विवाद इतना भिड़ गया, इतना बढ़ गया कि दोनों पार्षद आपस में भिड़ गए। निगम के मौजूद अन्य पार्षदों ने दोनों पार्षदों के बीच बचाव करके किसी तरह उन्हें शांत कराया। दरअसल मंगलवार को जब नगर निगम की बैठक शुरू हुई तो बोर्ड बैठक में मौजूद पार्षद विकास तेवतिया और विजय बडोनी, ये जो दो लोग हैं, वो आपस में भिड़ गए। अन्य पार्षदों के बीच बचाव कराकर किसी तरह मामले को शांत करा गया। हालांकि इस घटनाक्रम से सदन का माहौल जो है वो गर्मा चुका है। और एक और बात बता दें, लेकिन एक बार फिर से सदन में बैठक हुई है, इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिल रहा है। कार्रवाई शुरू हो गई। गर्मी का मौसम आ रहा है। जाहिर सी बात है कि गर्मी का मौसम आते ही अब लोग घूमने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़क पर, बड़ी बात है, सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस और सीपीयू पुलिस ने अभियान चलाया है। वहीं अभियान में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर पुलिस के द्वारा रिफ्लेक्टिंग मिरर जो होता है उसे लगाया जा रहा है, जिससे उल्टी दिशा में आ रहे वाहनों को देखकर सड़क दुर्घटना है उससे बचा जा सके। उत्तराखंड में यातायात सीजन शुरू हो चुका है। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस, रुड़की सीपीयू पुलिस, एयर एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट, लोगों की जान बची रहे, इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के ये मिरर लगाए जा रहे हैं कि लोग इन्हें देखें और जो गाड़ियाँ रोंग साइड या विपरीत दिशा से आती हैं उनको देख के अपने वाहन को आगे बढ़ाएं।
और यूपी के अमेठी के रहने वाले आरिफ और सारस के बीच की दोस्ती के किस्से तो आपने जरूर सुने होंगे, साथ ही बिछड़ने की भी सुने होंगे। वहीं मंगलवार को आरिफ अपने सारस दोस्त से मिलने कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। सारस का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आरिफ को चिड़ियाघर में जाने की इजाजत दे दी गई। जैसे ही आरिफ बाड़े के पास पहुंचा तो सारस खुशी से चहकने लगा, वो बेचैन दिखा। आरिफ ने सारस को उड़ने के लिए कहा तो वो बाड़े के अंदर ही उड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में मुलाकात कराई गई उन दोनों की, और जैसे ही सारस ने आरिफ को देखा वह अपनी गर्दन को हिलाते हुए और चोंच निकालते हुए अपने पंख को फड़फड़ाते लगा और बेचैन होकर इधर उधर जाने लगा, मानो कि आरिफ से मिलने की खुशी वो जाहिर कर रहा हो। आज सारस के दोस्त आरिफ की मुलाकात सारस से चिड़ियाघर के अस्पताल में, जो अस्पताल के नियम थे उनके अनुरूप कराई गई। निश्चित रूप से जो पक्षी की मोहब्बत इंसान के प्रति थी उसको देख करके कोई भी इंसान जिसके मन में प्रेम होगा वो भावविवल हो जाएगा। हम लोगों की भी आंखें छलक आईं जिस प्रकार से उस पक्षी ने आरिफ को देखते ही अपनी गर्दन को हिलाना, चोंच को निकालना, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। निश्चित रूप से जो लोग नफरत के वाहक हैं, जो आज नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उनको सबक देना चाहिए। जब पक्षी के मन में इंसान के प्रति इतना प्रेम है तो इंसान के प्रति इंसान के मन में क्यों ना प्रेम हो, इस पे हम सब लोगों को चिंतन करना होगा। और आज मंगलवार है यानी हनुमान जी का दिन है। आइए बात करते हैं उसी क्रम में वाराणसी के संकट मोचन हनुमान मंदिर में 100वें संगीतमय निशा का शुरुआत हो गया है। शताब्दी संगीतमय के पहले निशा की शुरुआत दिल्ली के भास्कर नाथ ने की। शहनाई बजाकर लोगों को भक्ति मोह कर दिया। इसके बाद बीएचयू के सितार वादक डॉक्टर सुप्रियो शाह की सितार का कलरव दिखा और गूंज उठा हर जगह। साथ ही मुंबई के मशहूर शास्त्रीय गायक जिनका नाम है रतन वर्मा ने राग बागेश्वरी गाकर सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आपको बता दें कि संकट मोचन संगीत समारोह 7 दिन तक चलेगा। इसमें 180 प्रतिष्ठित कलाकारों की 58 प्रस्तुतियां, यानी वो गाना हो या इंस्ट्रूमेंट प्ले हो, नाटक हो, नाट्य रूपांतरण हो या क्लासिकल डांस हो। आइए सुनते हैं समारोह की एक छोटी सी प्रस्तुति। ये महाकुंभ है संगीत का, सब लोग जुड़े हैं, बाहर से श्रोता भी आ रहे हैं, आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, और ये एक परिवार का एक फीलिंग होता है कि हम लोग संगीत समारोह में चल के मिलेंगे तो सब लोग यहीं मिलेंगे और संगीत के साथ मिलेंगे। कला दीर्घा का क्या है विशेष महाराज? कला दीर्घा में भी देखिए, उसमें विदेशों से भी बहुत आर्टिस्ट ने अपना पेंटिंग वगैरह भेजा है, तो वो इस प्रोग्राम का ग्रेस बढ़ाता है। साहित्य, संगीत, कला जब तीनों कंपोनेंट है तो धीरे धीरे इसमें और भी कंपोनेंट जुड़ते चले गए। और अब बड़ी खबर है कि निकाय चुनाव को लेकर डीजी स्पेशल प्रशांत कुमार ने बयान में कहा है कि 110 कंपनी पीएससी, 49,152 होमगार्ड की तैनाती होगी। इसके साथ ही 16,252 निरीक्षक, 91,185 मुख्य आरक्षी की तैनाती होगी। आपको बता दें कि मुख्यालय स्तर पर चुनाव सेल गठित किया गया है। आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। 13,757 मतदान केंद्र और कुल 43,263 मतदेय स्थल हैं। चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में मतदान दिनांक 4 मई को 9 मंडलों
जैसे कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी 2023 के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूर्ण तत्परता के से उपलब्ध संसाधनों, जनशक्ति एवं नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुए नगर निकाय निर्वाचन 2023 को भयमुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 70 नए कोरोना केस मिल चुके हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कुल 318 एक्टिव मरीज हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर के सीएमओ ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें निजी और सरकारी अस्पताल में लोगों के चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे लेकर डॉक्टर एसोसिएशन को पत्र लिखा गया है और निजी अस्पतालों को भी पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें, अस्पताल के बाहर अब पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कि अस्पताल में परिसर, अस्पताल के अंदर जो है प्रेमाइसेस में जो लोग आए वो मास्क जरूर लगा के लाएं। इतना ही नहीं, जो लोग अस्पताल में आ रहे हैं अलग वो मास्क नहीं लगाएं तो उन्हें टोका भी जा सकता है। अस्पताल में मास्क अनिवार्य हो गया। जैसा हमने बताया, बीते 24 घंटे में कोरोना के 70 नए केस आ चुके हैं। नोएडा में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 318 हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अस्पतालों में मास्क लगाना अब अनिवार्य हो गया है। यह भी कहा गया है कि वो लोग जो हॉस्पिटल के अंदर होंगे और नहीं लगाएंगे उन्हें टोका जाएगा, उन्हें बोला जाएगा। कुल एक्टिव मरीज जो हैं, क्योंकि उनकी संख्या 318 हो चुकी है, अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 70 नए केस आ चुके हैं। नोएडा में हम बात कर रहे हैं। कुल एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 318 हो चुकी है। अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य भी हो चुका है। जैसा आप विजुअल्स में देख सकते हैं, बीते 24 घंटों में कोरोना के 70 नए केस आ चुके हैं। यह कहा जा रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर भी जो प्रीमाइसेस है, जो अंदर होता है, अगर वहां भी मास्क नहीं लगाएगा कोई तो उन्हें टोका जाएगा, रोका जाएगा, शायद उन्हें एंट्री नहीं मिले, क्योंकि कोविड केसेस 24 घंटे में नोएडा में एक्टिव केसेस 318 हो चुके हैं। और यहां अस्पताल में मास्क लगाना अब अनिवार्य हो गया है। और जैसा हमने आपको बताया, 24 घंटों में कोरोना के 70 नए केसेस आ चुके हैं। धीरे धीरे कोरोना जो है वो धीरे धीरे और भी बढ़ रहा है। ये नोएडा की हम आपको खबर बता रहे हैं। नोएडा में जो पुल, ये जो पूरा ये जो बीचेस 24 घंटे में कितने एक्टिव केसेस हुए हैं, ये नोएडा की हम आपको बात बता रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.samaylive.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।